प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। अभी हम देख रहे थे संविधान सभा का गठन, इससे संबंधित 4 वीडियो अपलोड हैं YouTube के अपने चैनल पर। एक आखिरी वीडियो इस पहले चैप्टर से हम बना रहे हैं, संविधान के स्रोत और संविधान से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो संविधान के स्रोत यानी अपना जो संविधान बना उसमें जो चीज़ें शामिल की गई वो कहाँ से आई। जैसा कि अन्य देशों में जहाँ उस समय लोकतंत्र था, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, इन सारे, ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ चीज़ें हमने अपने संविधान में ली। अपने संविधान में लेने का मतलब ये नहीं है कि जैसा उस देश में था वैसा का वैसा हमने लिख दिया। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हेडिंग हमने ली और अपने हिसाब से जो लिखना था वो लिखा उस हेडिंग के तहत। तो यहाँ इसी को हम कहते हैं संविधान के स्रोत। और सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। ठीक है, 300 साल तक लगभग देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और हमने सबसे नज़दीक से जो देखा वो ब्रिटेन की शासन प्रणाली को ही देखा और उसी प्रणाली को हमने समझा। तो इस वजह से सबसे अधिक चीज़ें जो अपने संविधान में ली गई वो ब्रिटेन के शासन से ही ली गई या ब्रिटेन से ही ली गई। अब उसमें देखते हैं, आइए देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन से जो पहला लिया गया वो था संसदीय प्रणाली। जो संसद की प्रणाली है वो हमने ले ली ब्रिटेन से। और एक अगला द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब केंद्र में अपने 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये 2 सदनीय व्यवस्था भी हमने ली है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब जैसे भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, वैसे भारत भी राज्य ही है। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो नागरिकता है व्यक्ति की सिर्फ एक नागरिकता है भारत में। जैसे वो हर व्यक्ति भारतीय नागरिक है, अपने राज्य का नागरिक नहीं। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। ठीक, ये है एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता का तात्पर्य यह है कि 2 एंगल से इसको देखना होगा, कि 2 तरीके इसको देखने के। एक कि भारत की नागरिकता हो, साथ ही साथ किसी अन्य देश की नागरिकता वो व्यक्ति रख सकता हो, ये भी दोहरी नागरिकता है। दूसरी दोहरी नागरिकता, भारत देश की नागरिकता तो हो ही हो, साथ ही साथ जिस राज्य के हम हैं उस राज्य की भी नागरिकता अगर हम रखते हैं तो ये भी दोहरी नागरिकता का ही एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद अगला विधि यानी कानून का शासन। ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कोई नियम संसद बनाएगी तो कैसे बनाएगी, ये व्यवस्था भी हमने जो है ब्रिटेन से ही अडॉप्ट की है या ब्रिटेन के ही संविधान से हमने ली है। अगला संसदीय विशेषाधिकार। संसद का जो विशेषाधिकार है उससे संबंधित भी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ही ली हैं। एकल न्यायिक प्रणाली हमने अपने पहले वीडियो में देखा था। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का जो छोटा सा वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने देखा था कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम एकल न्याय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सर्वाधिक मत का मतलब जैसे 2 प्रत्याशी हैं, एक मान लेते हैं 100 वोटर हैं, 100 लोगों ने उनको वोट किया, तो अगर किसी को 49 मिला है और एक को 51 मिलेगा तो इसका मतलब 51 वाला जीता। तो ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे अमेरिका में देखिए, तो अमेरिका में तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। अमेरिका में तो परसेंटेज के आधार पर जीत हार का फैसला होता है कि उनको 46% मत मिला, उनको 45% मत मिला। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का एंगल लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला होता है, जो प्रणाली हमने ली है ब्रिटेन से। इसके अलावा भी हमने ब्रिटेन से काफ़ी कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन अभी इतना ही। ठीक, अगला देश अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो है अपना मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, ये व्यवस्था हमने ले ली अमेरिका से। अमेरिकी संविधान से हमने ये व्यवस्था अपने यहाँ ले ली मूल अधिकार की। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगी। तो इस संदर्भ में ये भी व्यवस्था हमने ली है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये ध्यान में रखना है कि ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विश्व के केवल अमूमन 2 ही देशों में देखने को मिलती है, एक भारत और एक अमेरिका। ये भी शक्ति हमने ले ली है अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है कि अगर कोर्ट कोई निर्णय अपना दे देती है, न्यायालय अपना कोई निर्णय दे देती है, तो उस निर्णय पे जो भी व्यक्ति है जिसको दोषी सिद्ध किया गया, या कोई व्यक्ति अगर हम चाहते हैं कि वो दोषी सिद्ध हो लेकिन वो दोषी नहीं सिद्ध हो पाया, तो उस संदर्भ में हम न्यायालय के निर्णय को
पुनर्विचार के लिए न्यायालय से कह सकते हैं कि वो उस निर्णय पे अपने पुनर्विचार कर ले। इसके बारे में आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी इतना कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी हमने अमेरिका से ली है। संविधान की सर्वोच्चता, अब अगर भारत में देखा जाए तो संविधान सबसे सर्वोच्च है, कोई भी हो। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ राम मंदिर का। राम मंदिर में भी आप देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ, राम जन्मभूमि का पता लगाने के लिए मामला कोर्ट में गया और अंततः कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया कि नहीं, वो जो भूमि है वो राम जन्मभूमि ही है। ठीक है, तो वो है अपने यहाँ संविधान की सर्वोच्चता का एक अच्छा सा उदाहरण। अगला जो अमेरिका से हमने लिया वो था निर्वाचित राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन अपने यहाँ अप्रत्यक्ष होता है, और मैंने समझाया है पिछले वीडियो में कि अप्रत्यक्ष क्या, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब मतदान करते हैं तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा? तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति को हटाने की सिर्फ एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति अगर संविधान विरुद्ध कार्य करे, सिर्फ एक ही रीज़न है राष्ट्रपति को हटाने का कि राष्ट्रपति अगर संविधान विरुद्ध कार्य करे तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, और ये प्रक्रिया हमने ली है अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भी हमने ली है अमेरिका से। वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। वैसे अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, अब आगे भविष्य में क्या होगा वो तो भविष्य जाने। तो वित्तीय आपात की व्यवस्था भी हमने ली है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी व्यवस्था हमने ली है अमेरिका से। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आए उद्देशिका का विचार, ठीक है, उद्देशिका का विचार हमने कहाँ से लिया है, तो ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया आंसर न दे दीजिएगा। उद्देशिका का विचार हमने लिया अमेरिका से, ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना, इसका विचार हमने लिया है अमेरिका से। हाँ, उद्देशिका की भाषा या उद्देशिका ये हमने ले ली है ऑस्ट्रेलिया से, अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको। तो उद्देशिका का विचार हमने लिया अमेरिका से। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर सही से काम नहीं कर रहा है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अगर नियम विरुद्ध काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसे हटाया जाएगा, ये व्यवस्था हमने अपने यहाँ ली अमेरिका से। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना हमको ध्यान में रखना है, जो सबसे ध्यान में रखना है वो है मूल या मौलिक अधिकार, और दूसरा ध्यान में रखना है उद्देशिका का विचार, तीसरा ध्यान में रखना है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अधिकतर पूछे गए ये क्वेश्चन है अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया भारतीय संविधान में, तो अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अगला देश हम देखते हैं, कनाडा से हमने क्या लिया, अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है? संसद का काम है कानून बनाना, ठीक, संसद ने कानून बना दिया, लेकिन अगर कभी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए कि संसद ने उस संदर्भ में कोई कानून ना बनाया हो, कोई नियम ना बनाया हो, और अचानक से वो नियम बनाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संविधान देता है केवल संसद को। ठीक है, ये हमने लिया कनाडा से। अर्धसंघात्मक सरकार, ठीक, अर्धसंघात्मक सरकार का मतलब, अर्धसंघात्मक सरकार का मतलब यहाँ केवल केंद्र में सरकार नहीं है, राज्यों में भी सरकार है, कुछ चीज़ें उनके पास भी उनके अधिकार हैं। तो इस संदर्भ में इसको कहेंगे, इस चीज़ को देखेंगे अर्धसंघात्मक सरकार को। सशक्त केंद्र, भले ही राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य सरकार जो है वो है केंद्र की, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के ऊपर केंद्र का नियंत्रण यहाँ बरकरार रहता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, ये भी व्यवस्था हमने ली है कनाडा से। संघीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि संसदीय प्रणाली अलग है और संघीय शासन या संसदीय शासन प्रणाली अलग है। ठीक है, यहाँ वो व्यवस्था है और यहाँ ये प्रणाली है, तो ये अंतर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संघीय शासन प्रणाली आदि ये चीज़ें हमने ले ली कनाडा से। अब आयरलैंड से देखते हैं, अगला देश अपने पास आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित हैं, ये सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब पता नहीं क्या रीजन है कि पेपर बनाने वालों को ये क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आता है। तो नीति के निदेशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। ठीक है, एकदम रटा होना चाहिए कि सोते हुए अगर कोई जगह के पूछ ले तब भी आंसर आना चाहिए आयरलैंड। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा,
निर्वाचक मंडल का मतलब कि उनकी जो मतदाता सूची है वो कैसे बनेगी, उसमें कौन कौन शामिल होंगे। ये है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन कैसे होगा, क्या व्यवस्थाएं, ये भी हमने ली हैं आयरलैंड से। ठीक, तो ये 3 आयरलैंड से विशेष तौर पर हमने लिया है। अभी बोर्ड पे इतना ही लिखा जा सकता था, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि कनाडा से हमने क्या लिया। कनाडा तक हम देख चुके हैं कि कनाडा से हमने क्या लिया था। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है ये वाला, कि प्रस्तावना हमने कहाँ से ली है। तो प्रस्तावना या प्रस्तावना की भाषा, उद्देशिका या उद्देशिका की भाषा, ये हमने ले ली है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना ये क्वेश्चन में है तो ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद जो अगला आपने यहाँ से लिया वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? 1935 के शासन अधिनियम में केंद्र सूची और राज्य सूची हमको देखने को मिलती है, और वहीं समवर्ती सूची का भी जिक्र है। लेकिन ये समवर्ती सूची से जो हम प्रभावित हुए वो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र सूची जिसमें सिर्फ केंद्र विषय बनाती है, राज्य सूची जिस पे राज्य सरकारें विषय बनाएंगी, और समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी कानून पे कोई विवाद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून सर्वमान्य हो गया। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का कैसा विभाजन होगा, किस तरीके से करना होगा, ये व्यवस्था भी हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध। ठीक, ये ध्यान में रखना है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध। तो जर्मनी का संविधान जिसको हम कहते हैं बीमर संविधान, तो बीमर संविधान से हमने ले लिया आपात उपबंध। ठीक, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, अगर आपातकाल लगा हुआ है तो उसमें राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, ये व्यवस्था भी हमने ली है जर्मनी से। आपातकाल के दौरान हम क्या देखते हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार, जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार समाप्त नहीं होते, ध्यान रखना है, मूल अधिकार निलंबित होते हैं। निलंबित का मतलब सस्पेंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर बाद में आपातकाल हटते ही फिर से मूल अधिकार बने रहते हैं। खाली 20 और 21 दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो जहां हमारे मूल अधिकार समाप्त नहीं होते वो बने रहते हैं, बाकी सारे मूल अधिकार, मैंने भी समाप्त बोल दिया, सारे मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं या निलंबित हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका से देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने ले लिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को ये व्यवस्था देता है संविधान संशोधन की, कि यथा समय जैसा जैसा लगे संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक व्यवस्था है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, संविधान के ढांचे की मूल अवधारणा, संविधान में संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन संसद की शक्ति सीमित है, संसद वहीं तक संशोधन कर सकती है जिससे संविधान की मूल भावना आहत न हो। ठीक है, वो बाद में उद्देशिका में भी देखेंगे। अब आगे देखना है और क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये व्यवस्था भी हमने ले ली है दक्षिण अफ्रीका से। फिर अगला जो ध्यान में रखना है, यहाँ ध्यान रखना है रूस से जो हमने लिया वो है मौलिक या मूल कर्तव्य। ठीक, मूल अधिकार अमेरिका से, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अमेरिका से, लेकिन जैसे ही कर्तव्य जुड़ जाएगा हो जाएगा रूस। शुरुआत में जब हम परीक्षाएं देना शुरू करते हैं तो यहाँ हम जानबूझकर या ये कह सकते हैं जल्दीबाजी में क्वेश्चन बढ़ने की वजह से एक ये छोटी सी गलती करते हैं जो बाद में हमको काफ़ी कष्ट देती है। तो ध्यान रखना है, मूल अधिकार अलग हैं, मूल कर्तव्य अलग हैं। तो मूल अधिकार हमने लिया अमेरिका से, मूल कर्तव्य हमने ले लिया रूस से। अब दूसरा रूस से एक चीज़ और हमने ली है, प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये न्याय का जो आदर्श हमने लिया प्रस्तावना में, कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है उसको सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे न्याय मिलना चाहिए, तो ये आदर्श हमने लिया रूस से। ठीक, अगला जापान से हमने लिया है विधि द्वारा शासित प्रक्रिया।
भारत में कोई भी हो, सारी चीज़ें जो चलनी है वो विधि के अनुसार ही चलनी है, या विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उसके अनुसार ही हमको चलना है। अगर इस प्रक्रिया से कोई बाहर जाता है तो वो दंड का भागीदार होगा। अगला देश फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया? गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत, ये हमने फ्रांस के संविधान से उधार लिया है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, फ्रांस के बाद हम देखते हैं, एक चीज़ और ध्यान देना है, वो ये कि अगर कभी क्वेश्चन में पूछे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 250 अनुच्छेदों को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ या वैसे के वैसे संविधान में जगह दे दी गई। ये व्यवस्था क्यों अपनाई गई होगी? चाहते तो बदल देते, लेकिन इतने साल से हम उसी व्यवस्था में चले आ रहे थे, अचानक से पूरी व्यवस्था का बदल जाना पूरे सिस्टम को खराब कर सकता था या डैमेज कर सकता था। इसलिए हमने वो अनुच्छेद जो प्रासंगिक थे, जिनको रहना चाहिए, उनको मूल संविधान में रहने दिया, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ या वैसे का वैसे। ठीक है, तो यहाँ हमारा खत्म होता है संविधान सभा का गठन। ये 5 वीडियो हमने बनाई है, 5 वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं और नोट्स बना लेते हैं तो यकीन मानिए 99.99% कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक, अब इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और आपको बताने जा रहा हूँ संविधान से संबंधित, वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, एक यहाँ सामने आप देखिए 3 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान जैसे ही शब्द सुनाई दे, दिखाई दे, वैसे ही समझ जाना है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित हुआ था या जो स्वीकृत हुआ था, उसी संविधान की बात की जा रही है, वही है अपना मूल संविधान। ठीक है, तो मूल संविधान की डेट 26 नवंबर 1949। ठीक, अब ये ध्यान रखना कि मूल संविधान में 22 भाग, ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसी पे ध्यान बनाना है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलें, वर्तमान संविधान में अगर हम देखें तो 22 भाग वैसे के वैसे हैं, 395 अनुच्छेद वैसे के वैसे हैं। अंतर कहाँ पे आ रहा है? वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। ठीक, तो ये ध्यान में रखना होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वो हम जब अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, अलग से एक वीडियो उसमें दूंगा मैं, उसमें हम देखेंगे अनुसूचियाँ कब कब जुड़ी, किस किस संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है, वो है गणना के दृष्टिकोण से। तो ये थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन कुछ भी हो, गणना के दृष्टिकोण से हो या किसी भी दृष्टिकोण से हो, अगर ऊपर वाला ऑप्शन में है, जैसे भाग पूछा कि गणना के दृष्टिकोण से कितने भाग हैं, अगर 22 ऑप्शन में दिया हुआ है तो 22 ही सही आंसर होगा। जब 22 नहीं होगा तब उस केस में हम जाएंगे 25 पर। ठीक है, वैसे ही अनुच्छेद पूछ ले गणना के दृष्टिकोण से, अगर 395 दिया हुआ है तो 395 पर ही जाना है। हाँ, अगर 395 नहीं दिया हुआ है तो लगभग 470 अनुच्छेद। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, अनुसूचियाँ 12 ही हैं गणना के दृष्टिकोण से भी। अगर ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा हुआ है कि गणना के दृष्टिकोण से, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा कि गणना के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, तो वहाँ 395 नहीं था, तो 395 नहीं था तो हम 470 पे गए। अनुसूचियों की संख्या 12 दोनों में है, बस मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है। ठीक है, इसको जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको लिखना होगा अपने कॉपी में, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं संविधान के निर्माण के संदर्भ में। जैसे संविधान सभा का मुहर या प्रतीक चिन्ह क्या था? जब संविधान सभा का गठन हुआ तो आपने मोहर लगाते हुए देखा होगा किसी को, तो हर मोहर, जैसे भारत सरकार की मोहर लगेगी तो 4 शेर वाली आकृति आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही संविधान सभा की ने भी मुहर बनाई और संविधान सभा की मुहर का
प्रतीक चिन्ह था, मुहर को ही प्रतीक कहते हैं, ठीक है, वो था हाथी। ये ध्यान में रखना है, संविधान सभा के मुहर का प्रतीक चिन्ह हाथी। अब इसी संदर्भ में 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके तैयार हुआ, अधिनियमित हुआ, अंगीकृत हो गया, आत्मार्पित हो गया, ठीक है। तो एक डेट याद रखनी है, 26 नवंबर को ही हम किस रूप में मनाते हैं, विधि दिवस। लेकिन 2015 से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ कि इसके अलावा, विधि दिवस के अलावा भी हम इसको अब इस रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। विधि दिवस पूछे तब भी 26 नवंबर, संविधान दिवस पूछे तब भी 26 नवंबर हमारा आंसर होगा। बस अगर पूछ ले कि कब से, तो 2015 से। संविधान दिवस हम 2015 से मनाते आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ कि भारतीय संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा हुआ था। तो दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो मूल संविधान लिखा गया ना, तो मूल संविधान कैसा था, तो मूल संविधान के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, मूल संविधान हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित था। और किस भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी में। हस्तलिखित था, अंग्रेजी में लिखा गया, ये था अपना मूल संविधान, ठीक। उसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि मूल संविधान के सुलेखक कौन थे। सुलेखक का मतलब कि जिन्होंने अपनी हैंडराइटिंग का प्रयोग किया इस संविधान को, जैसे भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान बना दिया, सब कुछ हो गया। अब ये था कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाए कि जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो और उसी में उस मूल संविधान को लिखवाया जाए, या मूल संविधान की प्रति उसी से लिखवाई जाए। तो अब ये ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक ये प्रश्न पूछता है। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक हैं, सुलेखक इसलिए कहा जा रहा है, आपने बचपन में सुलेख तो लिखा ही होगा, क्यों लिखवाया जाता था, कि सबकी राइटिंग अच्छी हो जाए। जो लोग ध्यान देते थे अच्छी हो गई, जो हम लोग की तरह नहीं ध्यान देते थे उनकी थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, ठीक है। तो आगे देखना है कि मुख्य सुलेखक कौन थे, तो वह हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नाम याद रख लीजिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये थे संविधान के मुख्य सुलेखक। इन्होंने ही मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित किया, ठीक है। और इनके लिखने की शैली जो थी उसको कहते हैं इटैलिक शैली। इटैलिक शैली में इन्होंने इस संविधान को लिखा, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर संविधान का मूल, अगर आपने किसी भी किताब में पीछे उद्देशिका लिखी हुई देखी होगी, और उद्देशिका जब लिखी हुई देखी होगी तो ऐसे एक चौकोर करके घेरा हुआ है और यहाँ पे फूल पत्तियाँ बनाई हुई हैं, फूल पत्तियाँ, कोई जानवर, ऐसे कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं कि वो पन्ना या वो पेज देखने में अच्छा लगे। तो इसे को हम कहते हैं अलंकरण, ठीक है। तो मूल संविधान में जो किनारे किनारे जो बना हुआ था, ये अलंकरण किसने किया, ठीक। तो ये अलंकरण जो हुआ ना, तो ये ध्यान रखना है कि शांति निकेतन, बंगाल, पश्चिम बंगाल भी कह सकते हैं, उसमें तो बंगाली था देश की आज़ादी के पहले। तो शांति निकेतन के जो कलाकार थे, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा अलंकरण किया गया संविधान का। अलंकरण का मतलब सजाया गया, संवारा गया। अब इस अलंकरण में किसकी प्रमुख भूमिका रही, ठीक है। तो नंदलाल बोस जो अलंकरण किया उसके प्रमुख थे नंदलाल बोस, ठीक है। और एक नाम और इसमें जुड़ता है, व्यूहर राम मनोहर, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। ये दो लोग प्रमुख थे अलंकरण करने में, जो अलंकरण हुआ या जो संविधान को सजाया गया। अब ध्यान ये रखना है कि अपने पास मूल संविधान अंग्रेजी में था, हिंदी संस्करण किसने लिखा। तो मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण था
ठीक, यहाँ लिख लेना है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मूल संविधान का हिंदी संस्करण, ठीक है, हिंदी संस्करण ये किसने किया? मूल संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो यहाँ पे वो व्यक्ति हैं वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने मूल संविधान को हिंदी में कन्वर्ट किया और नंदलाल बोस इन्होंने ही अलंकरण किया हिंदी वाले भाग का, या हिंदी वाले संविधान का अलंकरण नंदलाल बोस ने किया और वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको जो है हिंदी में लिखा। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना अलग से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि प्रस्तावना किसने लिखी, लिखने का मतलब हस्तलिखित, ठीक है, प्रस्तावना को हस्तलिखित या प्रस्तावना का सुलेखक कौन था? तो वही व्यक्ति होगा जो संविधान का सुलेखक, यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही जो है प्रस्तावना को अपनी हैंड राइटिंग दी, अपना सुलेख दिया और राम मनोहर सिन्हा, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने इसका अलंकरण किया। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हमारा समाप्त होता है। संविधान का गठन 5 वीडियो है, पाँचों देख डालिए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब अगली वीडियो में मिलते हैं संविधान के उद्देशिका के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।